हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, एक और दिन जिस दिन हमारा पोर्टफोलियो फिर गिरा है, लगातार जो गिरावट जारी है उसका आज एक और दिन हमको समाप्त होता हुआ देखने को मिला। और अब पता नहीं कि ये गिरावट कब रुकती हुई देखने को मिलेगी। 25,585 25,585 पे दोस्तों निफ्टी बंद होता है। लगभग 108 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हमको देखने को मिलती है। और गिरावट कुछ इस प्रकार से दोस्तों अब होती हुई देखने को मिल रही है कि समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट्स करना क्या चाहता है। तो इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे कि दोस्तों आज बाजार आज गिरा क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि क्या यहाँ से बाजार में और बड़ी गिरावट हमको देखने को मिलेगी। कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट रीजंस है जिसके कारण दोस्तों मार्केट्स आपको नो डाउट स्टिल अपने आप में इतने वॉलेटाइल और हो सकता है कि गिरावट की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिले। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों इस वीडियो में समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आपसे छोटा सा दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। सो दोस्तों, जैसा मैंने कहा, आज हुआ क्या हुआ, ये कि निफ्टी आज फिर दोस्तों गिरता हुआ देखने को मिला। मार्केट्स फिर गिरते हुए देखने को मिले। आज आप बाजार की गिरावट देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी कि निफ्टी का आज का जो लो था वो 25,494 का था। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ज़रूर हमको रिकवरी देखने को मिल गई कि 25,585 तक चला गया। बट बात क्या है कि 100 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट के साथ याद रखिएगा मार्केट्स आज बंद होते हुए देखने को मिले। एडवांस डिक्लाइन रेशियो कुछ इस तरह का था निफ्टी के अंदर कि 19 शेयर याद रखिएगा बढ़ने वाले थे तो 31 डिक्लाइन की तरफ थे, यानी 31 शेयर्स गिरे। अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी के सारे कंपोनेंट्स की या फिर बाकी निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की भी, तो आपको साफ नज़र आएगा निफ्टी नेक्स्ट 50 में गिरावट, बैंक निफ्टी में गिरावट, मिड कैप में गिरावट, इसके अलावा निफ्टी 100, 200, 500 सब में गिरावट। सिर्फ एक चीज़ दोस्तों हमको ऊपर देखने को मिलती है, वो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो इंडिया विक्स है, जो लगभग 4% ऊपर था आज। बाकी स्मॉल कैप, मिड कैप कई जगह यहाँ पर याद रखिएगा नहीं छोड़ी गई है जहाँ पर आपको लाल निशान नहीं दिखेगा। सेक्टोरल इंडाइसेस में दोस्तों ऑटो, एफएमसीजी ये कुछ इंडाइसेस थे, पीएसयू बैंक वो थोड़ा ठीक ठाक कर रहे थे। बट बाकी जगह अगर आप देखेंगे तो गिरावट हमको साफ देखने को मिलती है, जिसमें आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, राइट, हर जगह गिरावट आपको देखने को क्लियरली मिली है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों यहाँ पर पोर्टफोलियो अगर नीचे आ रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्लियर है कि बाजार जो है दोस्तों वो बिल्कुल भी आप कह सकते हैं बढ़िया नहीं कर पा रहा है। लगातार हमको गिरावट देखने को मिल रही है, लगातार मार्केट जो है वो टूटते हुए देखने को मिल रहे हैं। पूरा अगर मैं निफ्टी एज अ होल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करता हूँ तो आपको दिखेगा कि 871 शेयर याद रखिएगा हमको आज बढ़ते हुए देखने को मिले, और उसके सामने जो गिरावट है वो 2315 शेयर्स की है। तो आप समझ सकते हैं कि बाजार में जब दोस्तों इस प्रकार का रेशियो क्रिएट हो जाता है कि अगर एक शेयर बढ़ रहा है तो उसके सामने दो से ज़्यादा शेयर्स गिर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बाजार का हाल है। बाजार लगातार दोस्तों फिसलता हुआ दिख रहा है, राइट। लेकिन सवाल तो यह आता है कि बाजार इस प्रकार से ट्रेड कर क्यों रहा है, रीज़न क्या है बाजार की गिरने का। देखिए, आज का सबसे बड़ा रीज़न तो एक ही था, वो दोस्तों फिर से खबर किसकी है, टैरिफ की। सो ये खबर दोस्तों आपको ने पहले बता दी थी कि ट्रंप ने, याद रखिएगा, ग्रीनलैंड पे जो भी देश उनका साथ दे रहे हैं, मतलब जो ग्रीनलैंड का साथ दे रहे हैं, उनके खिलाफ टैरिफ लगा दिया। याद रखिएगा 8 यूरोपियन कंट्रीज ऐसी थी जिनके ऊपर टैरिफ लगाया गया, जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स, फिनलैंड, यूके। ये कुछ 8 देश ऐसे थे जिनके ऊपर 10% का टैरिफ जो है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था, क्योंकि ये जो देश थे वो ग्रीनलैंड की सॉवरेनिटी या फिर आप कह सकते हैं ग्रीनलैंड का साथ दे रहे थे कि इस तरीके से अमेरिका जो है वो ग्रीनलैंड के साथ नहीं कर सकता है। बट ट्रंप तो ट्रंप ही है, और ट्रंप ने किया क्या, इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। इनके ऊपर कह दिया कि अगर मेरी ग्रीनलैंड की डील नहीं होने दी तो फिर मैं 10% का टैरिफ तो अभी लगा ही रहा हूँ, लेकिन अगर ये 1 जुलाई से पहले नहीं होती है तो ये जो 10% का टैरिफ है इसको मैं 25% पे कर दूंगा। और ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि फिर वापस से वो ट्रेड एस्केलेशन वाली बात हो गई। खबर ये निकल कर आती है कि जो ईयू था उसने अपना जो पूरा ट्रेड डील हो रहा था अमेरिका के साथ उसको होल्ड पे डाल दिया। और खबर तो ये भी थी कि ईयू ने क्या किया है कि अब टैरिफ लगाएगा 93 बिलियन पाउंड्स ऑफ यूएस गुड्स ओवर ट्रंप लेटेस्ट 10% लेवी थ्रेट। मतलब अब जो यूरोपियन यूनियन है वो कह रहा है कि हम इकट्ठे हैं। देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि यूरोपियन यूनियन पहले हर वक्त, याद रखिएगा, अमेरिका साथ देता था, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का कोई खराब नहीं हो रहा था, राइट। यूक्रेन पे हमला हुआ तो यूरोपियन यूनियन कह सकते हैं चीख चीख कर चिल्लाने लग गया कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, अमेरिका को साथ लेकर आया, नीटो पूरे साथ में आया। इसलिए अगर आप देखेंगे वो वॉर इतना लंबा खिंच गया। और वो वॉर हुआ क्यों था, आप सबको याद ही होगा कि यूक्रेन को नेटो में आना था। अब वो खुद कहता है यूक्रेन की मुझे नेटो में नहीं आना है। मतलब जो वॉर जिस बेसिस पे शुरू हुई, अब किसी को नहीं पता कि वो उस वॉर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू था वही अपने आप में गायब हो गया, लेकिन अभी भी वो वॉर चलती हुई देखने को मिल रही है। उससे कितना नुकसान हुआ बात अलग है। अब क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने कहा इनके खिलाफ कुछ नहीं होता है तो ये बिल्कुल सही रहते हैं। जैसे वेनेजुएला में हुआ तो सबने कहा बिल्कुल 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 सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ, ऐसा तो होना ही चाहिए। ईरान के साथ हो रहा था तो कहा बिल्कुल हाँ, ईरान के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जैसे इन पर बात आई, ये लोग बोले नहीं, यूएस ऐसा कैसे कर सकता है, दादागिरी है तो यूएस की।
लेकिन अब बात वही है ना कि जब दोस्तों दूसरे के साथ बुरा होता है तो लगता है कि अरे वाह, लेकिन जब खुद के साथ खुद पे बीतती है तब समझ में आता है। तो अब एग्जैक्टली दोस्तों ईयू को भी यही लग रहा है कि खुद पे बीतती हुई नज़र आ रही है। और जिस तरीके से अमेरिका कह रहा है कि देखो मैं तो डॉन हूँ, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, जो मुझे रोक सकता है वो रोक के दिखाए। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन भी कह रहे हैं कि हमारे पास क्या ताकत नहीं है क्या? यूरोपियन यूनियन अपने आप में शक्तिशाली है, बट कह सकते हैं कि उनको उस शक्ति का एहसास नहीं होता है। क्यों? बिकॉज वो हमेशा याद रखिएगा छत्र छाया में रहे हैं यूएस के, और अब कह सकते हैं थोड़ा सा निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये अनाउंसमेंट जो है वो यूरोपियन यूनियन ने करी। ज़रूर दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, इसका असर हमको साफ साफ देखने को मिलेगा। असर क्या देखने को मिलेगा? असर ये है कि जो अभी करंट शेयर बाजार खुले हुए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, आज तो यूएस का मार्केट क्लोज है। अभी बताऊंगा मैं आपको फ्यूचर्स किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, बट अभी आप देखिए जर्मनी का मार्केट्स में 1% की गिरावट है, यूके का बाजार आधा % टूटा हुआ है, फ्रांस का मार्केट 1.5% टूटा हुआ है, यूरो स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो लगभग 1.5% टूटे हुए हैं। तो नो डाउट दोस्तों यूरोपियन मार्केट्स में अगर आप नोटिस करेंगे तो गिरावट है। इसके अलावा ईएक्स गिरा हुआ है। मतलब साफ बात है कि दोस्तों वापस से टैरिफ वॉर अगर आपको छिड़ती हुई नजर आएगी तो इसका असर जो है वो साफ साफ शेयर बाजार पर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। बट एक बात क्लियर है कि रिटालिएशन करने की कोशिश तो करी एटलीस्ट यूरोपियन यूनियन ने। ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा जो अभी करंट नेस्डैक फ्यूचर्स है वहाँ पर भी 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। वैसे ये बात ध्यान रखिएगा, आज शेयर बाजार बंद है यूएस के, तो वो ओपन नहीं होंगे। लेकिन क्लियर है कि असर आपको पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है मार्केट्स पे, क्योंकि ये अपने आप में खबर नेगेटिव है। आज एक और दोस्तों इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आती है जिसमें ट्रंप ने डेनमार्क के जो ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी डेनमार्क नहीं, नॉर्वे के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको लिख दिया लेटर। अब क्या लेटर लिखा है ये बात ध्यान रखिए। इसमें दोस्तों उन्होंने लेटर लिखा है कि जो उनका शिफ्ट है फॉरेन पॉलिसी में अब वो देखने को मिलेगा, क्योंकि उनको नोबेल पीस प्राइज़ याद रखिएगा नहीं मिला। या ध्यान रखिएगा जो नोबेल पीस प्राइज़ होता है वो नॉर्वे से आता है, तो क्योंकि उनको नहीं मिला और अपने आप में इस बात को तो लेकर काफ़ी चिढ़े हुए हैं। और कल याद रखिएगा जो नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी होती है उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर हमने किसी को नोबेल पीस प्राइज़ दिया है तो वो उसी का है, भले वो चाहे कि हम दूसरे को देते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इससे और चिढ़ गए। तो अब यहाँ पर वो साफ कह रहे हैं कि अब मैं बिल्कुल भी पीस के बारे में नहीं सोचूंगा। मुझे अगर ग्रीनलैंड चाहिए तो मैं वो लूँगा कैसे भी करके, चाहे वो टैरिफ लगाऊं या फिर कुछ और भी करूं। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अपने आप में प्रॉब्लम ये बन गई है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेना उतारेंगे। वैसे लगता नहीं कि देखिए सेना उतारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बट बात वही है कि अब यहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि ही नो लॉन्गर फील्स एन ऑब्लिगेशन टू थिंक प्योरली ऑफ पीस। मतलब अब उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो सिर्फ शांति के बारे में सोचें। अब अगर उनको कुछ चीज़ चाहिए तो वो लेकर रह सकते हैं। तो ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि अब इस तरीके की बातें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप करना शुरू कर दिए हैं, और इसका जैसे मैंने कहा जो असर है वो पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है मार्केट्स पे गिरावट के साथ। लेकिन पॉजिटिव असर कहाँ पड़ रहा है? पॉजिटिव असर याद रखिएगा पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है सोने चांदी में। जी हाँ, आज फिर अगर आप देखेंगे गोल्ड और सिल्वर में आप कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है, जिसमें सिल्वर इज़ नाउ अप बाय 4% और गोल्ड लगभग 1.65%। मतलब चांदी तो दोस्तों 3 लाख के पार हो चुकी है भारत के अंदर। 3 लाख के पार, अपने आप में इतना बड़ा आंकड़ा जो है वो चांदी ने छू लिया है, और किसी को नहीं पता कि चांदी कब रुकती हुई देखने को मिलेगी। तो आई थिंक इट्स क्लियर कि शेयर बाजार गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, और जो सेफ हेवन से याद रखिएगा वहाँ पर आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। बट ये अकेला कारण है कि गिरावट का, ऐसा नहीं है। एक और कारण है जो है Q3 अर्निंग्स। अब अगर आप आज देखेंगे हुआ क्या, रिलायंस 3% तक गिरता हुआ देखने को मिला है। क्यों गिरता हुआ देखने को मिला है? क्योंकि नंबर्स खराब आए। आईसीआईसीआई बैंक गिरता हुआ देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि नंबर याद रखिएगा, आप कह सकते हैं बाजार का जो अनुमान है उस उतने भी नहीं आ रहे, उससे कम आ रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिए कि नंबर्स पर रिएक्शन जो है वो अभी भी आपको अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। जब हैवी वेट्स गिरते हैं, याद रखिए रिलायंस आईसीआईसीआई बैंक, ये बाजार के हैवी वेट्स है, राइट, ये गिरते हुए नजर आएंगे तो मार्केट किस तरीके से ऊपर जाएगा। आज विप्रो में देखेंगे तो अपने आप में 7-8% गिरावट हो गई। तो आई थिंक इस प्रकार का फॉल जो देखने को मिल रहा है वो क्लियरली दिखाता है कि अर्निंग से अभी भी मार्केट इंप्रेस नहीं हो पा रहा है। भले वैल्यूएशन आप कह सकते हैं नीचे आती हुई देखने को मिल रही है मार्केट्स की, बट स्टिल वैल्यूएशन अगर नीचे आ रही है तो अर्निंग्स को तो ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके तो मार्केट वैल्यूएशन मैच करेगा। बट अर्निंग्स अगर बेहतर नहीं आएगी तो प्रॉब्लम तो रहेगी, तो वो क्लियरली प्रॉब्लम रह रही है। तीसरी बात जो आपको ने बताया कि सेफ हेवन में आपको लोग जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस आप देखिए, चांदी 3 लाख के पार जाती हुई नजर आ रही है। तो ये सारा चीज़ें क्या हो रहा है कि देखिए अब मूव जो है वो उस साइड हो रहा है जहाँ पर लोग थोड़ा समझते हैं कि पैसा हमारा बनता हुआ नजर तो आएगा। चौथी चीज़ जो हो सकता है दोस्तों आज के दिन वो है फिर वापस से एफ की सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है। अभी तक आंकड़ा निकल कर नहीं आया है, बट मोस्ट लाइकली एफ अगेन आज बेचेंगे। 4,346 करोड़ का याद रखिएगा बिकवाली किया था, राइट, फ्राइडे को। और आप देखते हैं आज क्या आंकड़ा निकल कर आता है, क्या इससे भी बड़ा आंकड़ा निकल कर आएगा। तो आई थिंक एफ की भी बिकवाली अपने आप में बाजार में प्रेशर डालती हुई देखने को मिल रही है। अब पता नहीं, देखिए इसके ऊपर कोई बयान आता नहीं है सरकार की तरफ से भी। आई थिंक आना चाहिए कि क्यों एफ निकल कर जा रहे हैं, एफ का पैसा क्या नहीं चाहिए क्या? आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है।
जो सरकार को एटलीस्ट बताना तो चाहिए। अब सरकार तो देखिए कुछ कहती ही नहीं है, राइट। फाइनेंस मिनिस्टर को मुझे तो याद नहीं आता कि देखिए कब उन्होंने आखिरी बार शेयर बाज़ार पे कोई बयान भी दिया था, राइट। बयान देने से ही बचा चाहता है, जो आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट याद रखिए थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब थोड़ा नहीं, अच्छा खासा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, तो उस पर बयान तो आना चाहिए। एटलीस्ट थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन पे तो लेके आए इन्वेस्टर्स को कि हाँ भाई हम देख रहे हैं। बट कोई बयान ना आना, ये अपने आप में एक नेगेटिव बात है। पहले तो देखिए ऐसा नहीं होता था। अगर बाजार गिरता था तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर बाहर आते थे, बयान देते थे। एटलीस्ट याद रखिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वेस्टर्स को भी। अभी हम कहते हैं कि देखिए डीआईएस जो पैसा लगा रहे हैं, लगातार मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं ड्यू टू रिटेल मनी, बट रिटेल कब तक चलाएगा बाजार को, ये अपने आप में एक सवाल होना चाहिए, राइट। ज़रूर रिटेल पैसा लगाता जा रहा है, बट बात वही ना कि पैसा लगा रहा है तो उसको भी तो रिटर्न चाहिए। ये नहीं कह रहा कि देखिए सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शेयर बाजार को बढ़ाना, बट उनकी पॉलिसीज़ तो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से देखिए एड्रेस होना चाहिए, नहीं हो पा रहा। ये अपने आप में थोड़ा सा दुर्भाग्य है, राइट। अब ज़्यादा इन सब चीज़ों पे डिबेट भी नहीं होती है अपने आप में, अगर आप देखेंगे, या ज़्यादा कोई बातचीत भी नहीं करता है। आप कौन सा न्यूज़ चैनल पे सुनते होंगे, सिवाय बिजनेस की बात नहीं कर रहा मैं, कि शेयर बाजार गिर रहा है, कोई डिबेट कर रहा है कि नहीं। डिबेट किन मुद्दे पे होती है ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है, राइट। सो प्रॉब्लम है। और जब तक याद रखिए ये एफआईएस का पैसा निकलता रहेगा ना, मार्केट्स नहीं बढ़ पाएंगे। क्लियर बात है, मार्केट्स में आपको तेज़ी देखने को नहीं मिल पाएगी। और एफआईएस का पैसा आना इसलिए इंपॉर्टेंट है, आई थिंक एफआईएस नो डाउट वेट कर रहे हैं ट्रेड डील का। और अभी कह सकते हैं कि ऐसे जो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, ट्रेड डील हो पाएगी, ये अपने आप में एक सवाल बिल्कुल है। लगता मुश्किल ही है कि ट्रेड डील हो पाएगी, बट ये है कि लगातार अगर प्रेशर बिल्डअप होता रहेगा तो पता नहीं कि देखिए निफ्टी कहाँ तक जाएगा, राइट। आज भले हमको देखिए क्लोजिंग 25,585 के आसपास मिली, बट अगर यहाँ से और थोड़ा नीचे गया तो फिर हो सकता है कि हम 25,000 का लेवल भी खो दें। और पोर्टफोलियोज ऐसा नहीं है कि 26,000 जो निफ्टी का हाई है 26,373 का, वहाँ से जो गिरावट हमको देखने को मिली उस इतना पोर्टफोलियो गिरा नहीं। पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आते हुए देखने को मिले, क्योंकि अपने आप में ब्रॉड भी हो सकता है कि निफ्टी में इतनी गिरावट नहीं है, बट मिड कैप स्मॉल कैप की तो हालत ही ख़राब है, राइट। तो वहाँ पर आई थिंक एक एड्रेस होना चाहिए। अब देखते आगे होता क्या है। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। अब देखते दोस्तों, और जो भी अपडेट्स आएंगे आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।